आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। आज हम बात करते हैं भारतीय विधिक प्रणाली में दोष सिद्धि, सुधार और प्रतिक्रियात्मक शुद्धता एजी पैरारिवलन के मामले पर एक व्यापक कानूनी विश्लेषण। भारतीय न्यायशास्त्र के विकसित होते परिदृश्य में दंड और स्वतंत्रता के बीच का संतुलन अक्सर जटिल कानूनी सिद्धांतों और प्रक्रियात्मक अनिवार्यताओं द्वारा निर्धारित होता है। यह शोध रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन वैचारिक रूप से भिन्न मामलों का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए एजी पैराविलन का है, जिनका 31 वर्षों का कारावास एक विधिक अधिवक्ता के रूप में उनके नामांकन के साथ समाप्त हुआ। एजी पैराविलन का मामला केवल एक व्यक्ति की रिहाई की कहानी नहीं, बल्कि यह भारतीय संवैधानिक इतिहास में राज्यपाल की शक्तियों, दया याचिकाओं में देरी और शिक्षा के माध्यम से कैदियों में सुधार का एक अद्वितीय केस स्टडी है। 1991 में एक 19 वर्षीय युवक के रूप में गिरफ्तारी से लेकर 2026 में मद्रास उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकन तक उनकी यात्रा कानून के दंडात्मक और सुधारात्मक दोनों पहलुओं को रेखांकित करती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और दोष सिद्धि का आधार। राजीव गांधी हत्याकांड के ऐतिहासिक संदर्भ में पैराविलन की भूमिका को लेकर विधिक बहस दशकों तक चली। 21 मई 1991 को श्री पेरुम्बदूर में आत्मघाती विस्फोटक के बाद जून 1991 में पैराविलन की गिरफ्तार किया गया और अभियोजन पक्ष का मुख्य तर्क यह था कि उन्होंने हत्या के षड्यंत्र में सक्रिय भूमिका निभाई और उस बम में इस्तेमाल की गई 9 वोल्ट की 2 बैटरियां खरीदी थी, जिनका उपयोग विस्फोटक उपकरण को सक्रिय करने के लिए किया गया था। 1998 में एक विशेष टाडा अदालत में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई, जिसे 1999 में उच्चतम न्यायालय ने बरकरार किया। हालांकि इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब जांच अधिकारी वी थ्यांगराज ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने पैराविलन के इकबालिया बयान में हेरफेर किया था, विशेष रूप से उस हिस्से में जहाँ पैराविलन ने कहा था कि उन्हें बैटरियों के अंतिम उपयोग के विषय में जानकारी नहीं थी। पैराविलन की गिरफ्तारी 19 वर्ष की आयु में टाडा अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। जनवरी 1998 को हत्या एवं षड्यंत्र में शामिल होने पर टाडा अदालत द्वारा मौत की सज़ा का आदेश दिया गया। मई 1919 में अपील संख्या है 8 उच्चतम न्यायालय द्वारा मौत की सज़ा की पुष्टि की गई। जनवरी 2014 में दया याचिका में देरी के कारण मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलना पड़ा। मई 2022 अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्ण रिहाई का आदेश दिया गया। अप्रैल 2026 अधिवक्ता अधिनियम 1961 में मद्रास उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन किया गया। पैराविलन के मामले में सुधारात्मक न्याय का सिद्धांत सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कारावास की 3 दशकों की अवधि के दौरान उन्होंने स्वयं को शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों ने न केवल उनकी रिहाई के पक्ष में तर्क को मजबूत किया, बल्कि उनकी विधिक कार्रवाई की नींव भी रखी गई। जेल की दीवारों के भीतर उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से कई डिग्रियां हासिल की। विशेष रूप से 12वीं परीक्षा में उन्होंने 91.33% अंक प्राप्त कर कैदियों के बीच शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्नातक और स्नातकोत्तर यानी BCA और MBCA की उपाधि प्राप्त की।
उन्होंने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि डिप्लोमा परीक्षाओं में स्वर्ण पदक भी अर्जित किए, और जो उनके मानसिक लचीलेपन और सुधार की इच्छा का प्रमाण पत्र थे। परारीवलन की रिहाई का कानूनी मार्ग अत्यंत जटिल था, जिसमें राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच शक्तियों का संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। 2018 में तमिलनाडु कैबिनेट ने उनकी रिहाई की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपाल ने इस पर वर्षों तक निर्णय नहीं लिया और अंततः मामला राष्ट्रपति को भेज दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने 18 मई 2022 को इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग किया। न्यायालय ने माना कि राज्यपाल का देरी करना और सिफारिश और राष्ट्रपति के पास भेजना संवैधानिक रूप से अनुचित था। न्यायालय ने उनकी 31 वर्ष की लंबी कैद और अच्छे आचरण और शैक्षणिक प्रगति को आधार बनाकर उन्हें तत्काल प्रभाव से रिक्त किया। रिहाई के बाद परारीवलन ने समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए कानून के पेशे को चुना। उन्होंने बेंगलुरु डॉक्टर BR अंबेडकर लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री पूरी की और 2025 में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास किया। 27 अप्रैल 2026 को उन्होंने तमिलनाडु और पांडिचेरी के बार काउंसिल में नामांकन कराया और मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए अधिकृत हुए। उनका विधिक उद्देश्य व्यक्तिगत प्रसिद्धि या धनार्जन नहीं, बल्कि उन कैदियों की मदद करना है जो कानूनी सहायता के लिए अभाव में जेल में बंद हैं। वे विशेष रूप से मानवाधिकारों, मृत्युदंड के उन्मूलन और विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के लिए काम करने की योजना बना रहे हैं। परारीवलन के नामांकन को कांग्रेस सांसद और सुधा ने मद्रास उच्च न्यायालय को चुनौती दी। इस विवाद का केंद्र एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 24A है, जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों को दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के नामांकन से प्रतिबंधित करती है। दोष सिद्धि की निरंतरता अनुच्छेद 142 के तहत मिली रिहाई समाज को कम करती है, लेकिन यह मूल दोष सिद्धि को नहीं मिटाती। आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्तता कानूनी पेशे की गंभीरता और गरिमा के विरुद्ध है। याचिका में उनके 10+2+3 के शिक्षा पैटर्न पर भी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि उन्हें जेल में मुक्त विद्यालय प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की। यह मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय मद्रास के विचाराधीन है और इसके परिणाम भारत में पूर्व कैदियों के पुनर्वास और कानूनी पेशे की पात्रता मापदंडों पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं। इसके अंतर्गत मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो विशेष रूप से बच्चों की बात नहीं कर रही, किशोरावस्था में जिनका पदार्पण होता है उनको कैसे मतलब सामाजिक या भावनात्मक रूप से अपने पास बैठाकर बच्चों को उनको एक संतोष दिया जाए, उनको राह दिखाई जाए। समय देना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि वो किसी भी आपराधिक गतिविधि में निर्लिप्त नहीं हो सकें। ये पूरे परिवार की एक भूमिका होती है। तो बच्चों को केवल दूसरों के सहारे छोड़कर बाहर जाने से अच्छा है उनको समय दिया जाए, उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाए। ये बहुत आवश्यक है, इससे अपराधों में भी कमी आएगी। इसी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने समय तक मेरे शब्दों को सुना और बहुत धैर्य रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।